नमस्ते। चलिए आज हिंदी कविता की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें बताएगा कि कैसे सदियों में इसकी आवाज, इसका अंदाज और हाँ, इसका मकसद भी सब कुछ बदल गया। और जानते हैं, इस पूरे सफर का हमारा गाइड होगा एक सवाल जो हमें इस विषय की गहराई में ले जाएगा और हमें ये दिखाएगा कि कविता असल में सिर्फ शब्द नहीं होती, वो तो अपने समय का जीता जागता इतिहास होती है। तो कहाँ से शुरू करें? चलिए सबसे पहले चलते हैं आदिकाल में, वीरों का युग। एक ऐसा दौर जहाँ कविता युद्ध की भट्टी में और आस्था की आग में तपकर तैयार होती थी। तो ये जो आदिकाल है, इसे हिंदी साहित्य की जड़ या बुनियाद कह सकते हैं। इसका एक और नाम भी है वीरगाथा काल। और ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जैसा नाम से ही जाहिर है, उस दौर की कविताएं राजाओं और योद्धाओं की वीरता की कहानियों से गूंजती थीं। यही इसकी सबसे बड़ी पहचान थी। लेकिन देखिए, एक दिलचस्प बात यह है कि ये युग सिर्फ युद्ध और तलवारों के बारे में नहीं था। नहीं, जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें वीरता के साथ साथ भक्ति और दर्शन की भी गहरी धाराएं बह रही थीं। तो समाज में एक तरफ वीरता थी तो दूसरी तरफ आध्यात्मिकता भी जोरों पर थी। यह चीज इसे और भी ज्यादा समृद्ध बनाती है। तो सोचिए, उस समय का कवि कैसा रहा होगा। वो एक तरह से एक इतिहासकार भी था और एक गायक भी, एक भाट जो अपनी जबरदस्त कहानियों को आम बोलियों में सुनाता था। क्यों? ताकि हर कोई आम इंसान भी उन्हें समझ सके, उनसे जुड़ सके। तो कविता उस जमाने में कह सकते हैं लोगों के लिए एंटरटेनमेंट भी थी और हिस्ट्री भी। अच्छा, आदिकाल से अब आगे बढ़ते हैं रीतिकाल की तरफ। और ये दौर बड़ा दिलचस्प है क्योंकि ये विरोधाभासों से भरा हुआ है। रीतिकाल का सबसे बड़ा पैराडॉक्स या कहिए विरोधाभास यही है। सोचिए जरा, एक तरफ क्या हो रहा है? मुगल साम्राज्य बिखर रहा है, समाज में नैतिक पतन हो रहा है, और दूसरी तरफ कला, संगीत, कविता, ये सब अपने चरम पर हैं। मतलब एक अजीब लेकिन बहुत ही आकर्षक दौर था ये। तो इसका असर कवि पर क्या पड़ा? असर ये हुआ कि कवि की दुनिया जो पहले युद्ध के मैदानों और लोगों के बीच थी, वो अब सिकुड़ गई। एकदम से सिकुड़कर शाही दरबार तक सिमट गई। अब उसकी कलम महाकाव्यों से हटकर दरबार के सोफिस्टिकेटेड रोमांस और सजी सवरी सजावटी दुनिया के बारे में लिखने लगी थी। पूरा फोकस ही बदल गया था। और फिर आती है 20वीं सदी। और ये सदी हिंदी कविता में एक तूफान, एक क्रांति लेकर आई। अब कविता महलों की दीवारों को तोड़कर सीधी सड़क पर आ गई। वो आम आदमी की आवाज बन गई। खासकर 1960 का दशक, इसे एक तूफानी दौर कहना बिल्कुल सही होगा। एक तरह का पोएटिक एनर्जी का विस्फोट था, जहां हर थोड़े थोड़े समय में एक नया आंदोलन खड़ा हो जाता था। एक के बाद एक आंदोलन आ रहे थे, जैसे अकविता यानी एंटी पोएट्री। इसने कविता के सारे पारंपरिक नियमों को, सुंदरता के सारे पैमानों को नकार दिया। फिर आई बीट कविता, जो अमेरिका के बीटनिक मूवमेंट से प्रभावित थी। इसने कविता को एक विद्रोही, एक बेबाक आवाज दी जो सीधे सिस्टम से सवाल करती थी। और फिर थी युयुत्सावादी कविता, मतलब संघर्ष की, लड़ने की कविता। ये सारे आंदोलन, जानते हैं, कुकुर मुत्ते की तरह तेजी से आए और चले भी गए, लेकिन हिंदी कविता पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ गए। तो इस पूरे तूफान के बाद क्या हुआ? इसके बाद आई एक नई तरह की स्पष्टता। ये थी मोहभंग की कविता, डिसइल्यूजनमेंट। ये वो कविता थी जो आज़ादी के बाद जो वादे किए गए थे, जो सपने दिखाए गए थे, उनके टूटने की निराशा से पैदा हुई थी। इसने नए नए बने देश की नाकामियों का सीधे सीधे सामना किया। और ये पंक्तियां देखिए, क्या जबरदस्त कटाक्ष है राजनीतिक सिस्टम पर। राजकमल चौधरी जैसे कवियों ने अपनी कलम से ऐसी ही कड़वी सच्चाइयों को बेपर्दा किया। और सच कहूं तो ये बातें आज भी कितनी सही लगती हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही धूमिल की इन पंक्तियों को देखिए। बात कितनी साधारण सी है, रोटी की, लेकिन वो इस साधारण सी बात को राजनीतिक और आर्थिक असमानता पर एक ऐसा सवाल बना देते हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। वो सीधा पूछते हैं, ये तीसरा आदमी कौन है? और कहते हैं, मेरे देश की संसद मौन है। कितना पावरफुल है ये। तो अब कवि की भूमिका पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो अब न तो राजा की तारीफ गाने वाला भाट था, न ही दरबार को खुश करने वाला कोई दरबारी। नहीं, अब वो एक गवाह था, एक आलोचक था। सड़क पर खड़ी वो आवाज जो सत्ता से सच बोलने का दम रखती थी,
जो हर चीज पर सवाल उठा रही थी। तो हमने 3 अलग-अलग दौर देखे, आदिकाल की वीरता, रीतिकाल की नफासत और फिर समकालीन युग का संघर्ष। सवाल ये है कि क्या इन सब में कोई एक चीज कॉमन है, कोई ऐसा अटूट धागा जो इन सबको एक साथ पिरोता है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये सफर कहाँ से कहाँ तक पहुंचा? नायक की तलवार से दरबारी की नाजुक आह तक और फिर एक आम नागरिक के तीखे विरोध तक। और इन सब के बीच वो अटूट धागा क्या है? वो है कविता की शक्ति, अपने समय की सच्चाई को पकड़ लेने की शक्ति। यही वो चीज है जो इन सारे युगों को जोड़ती है। और इसी बात को कवि केदारनाथ सिंह ने बहुत खूबसूरती से कहा है। उनकी एक कविता है जो एक तरह से एक नए समय के लिए एक नई सच्चाई का आवाहन करती है। वो कहते हैं, उठो मेरे टूटे हुए धागों, उठो मेरे उलझे हुए धागों। उठो कि बुनने का समय हो गया है। इन पंक्तियों में एक उम्मीद है, एक अर्जेंसी है कि अब कुछ करने का वक्त आ गया है। और फिर ये आखिरी सबसे शक्तिशाली लाइन, उठो कि इस दुनिया का सारा कपड़ा फिर से बुनना होगा। ये पंक्ति हमें एक बहुत बड़े विचार के साथ छोड़ जाती है कि कला और कर्म के जरिए हम अपनी दुनिया को, अपने समाज के ताने बाने को फिर से बुन सकते हैं, उसे एक नया रूप दे सकते हैं।